दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में प्रस्तुत अभिभाषण का पूरे आत्मविश्वास, पूरे सम्मान और पूरे राजनीतिक संकल्प के साथ समर्थन करता हूं। यह अभिभाषण केवल सरकार की नीतियों का विवरण नहीं है, बल्कि बिहार के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्निर्माण की जीवंत गाथा है। यह अभिभाषण बिहार की सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे बिहार की जनता रोज अपने जीवन में महसूस कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बिहार ने इतिहास भी देखा है, उपेक्षा भी देखी है और संघर्ष भी देखा है। एक समय ऐसा था जब बिहार की पहचान उसकी संभावनाओं से नहीं बल्कि उसकी समस्याओं से की जाती थी, लेकिन आज माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बिहार अपनी पहचान सुशासन, सामाजिक न्याय और विकास की निरंतरता से बना रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यशस्वी नेतृत्व में लगातार विकास की ओर, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लगातार 2005 में जो 23,000 करोड़ के आसपास बजटीय प्रावधान हुआ करता था, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 2026-27 का बजट पढ़ा है, उसमें 3,47,000 करोड़ से ज़्यादा बजटीय प्रावधान उन्होंने कहा है। कहां से कहां हमारा बिहार बढ़ रहा है। और 2025-26 से 2026-27 में लगभग 10% बजटीय उपबंध बढ़ा है। यह हमारे बिहार के विकास की गाथा की लकीर दिखाई पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा था। अध्यक्ष महोदय, बिहार में उस सर्वेक्षण से पता चलता है बिहार देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी हमारा विकास दर ज़्यादा है। कभी हमारे आंकड़े के कारण देश पीछे रह जाता था, आज हमारे आंकड़े के कारण देश आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे बिहार के विकास की गाथा दिखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य का आंतरिक राजस्व सालाना 12.9% की दर से बढ़ रहा है। बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 6 साल में दुगुने हुई है। अध्यक्ष महोदय, बिहार का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है। 2005 में प्रति व्यक्ति आय 7840 रुपया थी, जो कल के ताजा सर्वेक्षण में 76,490 रुपया पहुंच गया पर कैपिटा इनकम। अध्यक्ष महोदय, ये पता चलता है। और बिहार की विकास दर बड़े राज्यों में तमिलनाडु को छोड़ दें तो बिहार का विकास दर 13.1% दर्शाया गया है, जो देश में तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए कानून का राज उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अगर इतिहास देखें तो कोई भी राज्य पूर्णतः अपराध मुक्त हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपराध तो अपराधी के मन में बसता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिहार में संगठित अपराध बंद हो गए और हमारी सरकार लेकिन अपराध पर नियंत्रण हमारी सरकार कर रही है और हमारी सरकार यह काम पूरी दृढ़ता से कर रही है। हमने पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किया, उन्हें आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं, आधुनिक वाहन दिए जा रहे हैं। पुलिस तंत्र को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट मिली हुई है। अध्यक्ष महोदय, अपराधियों का मनोबल गिरा है। आपराधिक घटनाओं में भी पुलिस नियंत्रण के लिए संजीदगी से प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, 2005 में बिहार का अपराध दर 4.4% था, जो अब घटकर
2% अध्यक्ष महोदय अपराध का दर रह गया है। हमारे पुलिस बलों की संख्या जो 2005 में 42,000 थी, सो बढ़कर 1.35 लाख हो गई। और महिला पुलिस में अध्यक्ष महोदय पूरे देश में बिहार नंबर 1 पर है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह महिलाओं की जो कानून व्यवस्था में सहभागिता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा आंकड़ा जो है ये दिखाई पड़ रहा है। सदन के माध्यम से यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सोच है कि जो अपराध करेंगे उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी, पुलिस उसको कतई नहीं छोड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य महिला सशक्तिकरण के, कोई राज्य महिला सशक्तिकरण के बगैर कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक सफल प्रयास किए हैं। और महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया, जिसके कारण आज महिलाएं बराबर की भागीदार तो है ही, साथ ही बिहार के सत्ता में बराबर का संचालन करने का भी काम हमारी महिलाएं कर रही है। आज हजारों की संख्या में महिलाएं मुखिया है, सरपंच हैं, जिला परिषद की अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महापौर है, उप महापौर हैं, जो बिहार के सत्ता के संचालन में को आगे बढ़ाने का काम आज बिहार की महिलाएं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का जो प्रावधान किया गया, उसमें 1.56 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया। और अगर वो रोजगार सही तरह से करेंगी तो 2 लाख तक उनको जो है और वित्तीय सहायता सरकार देगी। यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और महिलाओं को नौकरी नहीं, महिलाएं रोजगार देने में, रोजगार को सृजन करने के लिए आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और हमारे यशस्वी अनुभवी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार की प्रगति की चर्चा अब देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, बिहार का युवा अब अंगड़ाई ले रहा है। दुनिया बिहार के मेधा को लोहा तो पहले से ही मानती थी, अब बिहारी अपने श्रम के बदौलत अपनी संस्कृति और सभ्यता को देश के कोने कोने में ले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने बिहार को युवाओं को अपने राज्य की तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और रोजगार देंगे, यह हमारी सरकार ने 7 निश्चय में तय किया है। उसके लिए कैबिनेट से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी का भी निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, हम जो कहते हैं वही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कई मामलों में हम लोगों ने दिखाया भी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को जो हम लोगों ने कहा है सरकारी नौकरी और उनको जो है रोजगार देंगे, तो सरकार ने अलग से रोजगार एवं युवा कौशल विभाग का भी गठन किया है और उसके लिए अलग से मंत्री और प्रधान सचिव की भी नियुक्ति सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, पहले बिहार के लोग नौकरियों के लिए राज्य से बाहर चले जाते थे, अब बाहर के लोग भी सरकारी नौकरियों के लिए बिहार आ रहे हैं, यह दिखाई पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब किसी को अगर टीन का चश्मा आंख में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इनकार कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इनकार कर सकता है? आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गया जी से अध्यक्ष महोदय 3 साढ़े 3-4 घंटे गया जी जाने में लग जाता था। एक आम, अब जरा सोचिए, अब एक आम इंसान भी 1.5 घंटे में गया जी पहुंच रहा है। यह हमारी सरकार की जो काम है, जो दूरदृष्टि है, वो दिखाई पड़ती है। अध्यक्ष महोदय,
और यह सड़क जो बनती है, क्या यह सड़क किसी खास दल, धर्म, मजहब, जाति के लोग ही चलेंगे इस पर? विपक्ष के हमारे साथियों उस पर नहीं चलेंगे क्या? ये जो कह रहे हैं तो क्या इनके मतदाता उस पर चलेंगे नहीं क्या? अध्यक्ष महोदय, ये सड़क सभी के लिए है, सभी जात और धर्म के लिए है। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के किसी कोने से हम 4 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहे हैं। यह हमारा विकास दिखाई पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां कभी सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में सड़क थी, यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो और एक्सप्रेस का जाल बिछ रहा है। आज पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर एक्सप्रेस हाईवे, आमस, दरभंगा, जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं दरभंगा से आता हूं अध्यक्ष महोदय, जाके देखिए कहां से कहां विकास आज मिथिला का हो रहा है। आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, रक्सौल, हल्दिया एवं वाराणसी, गया जी, कोलकाता सहित 6 एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा पर 7 नए पुल का निर्माण हो रहा है और 7 अन्य निर्माणाधीन भी हैं। वही कोसी, गंडक, सोन, बागमती और फल्गु जैसी प्रमुख नदियों पर भी पुलों की संख्या दुगुनी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं आज अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। यही कारण है कि अब हम हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मौका मिलेगा आप लोग भी बोलिएगा, रखिएगा बात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बिहार को 2 एम्स दिए हैं। एक पहले पटना में एम्स दिया गया और अभी हाल फिलहाल में ही दरभंगा में भी 1 एम्स देकर जम्मू कश्मीर के बाद बिहार एकमात्र राज्य है जहां 2 एम्स जो है भारत सरकार ने दिया है। हर जिले में जीएनएम कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। जो लोग को हल्ला कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और हल्ला भी कर रहे हैं। 2005 में, सुनिए 2005 में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए प्रति माह प्रति अस्पताल 39 मरीज आते थे। कितने आते थे अध्यक्ष महोदय? 39 मरीज आते थे। जबकि कल के आर्थिक सर्वेक्षण में अध्यक्ष महोदय जो आंकड़ा आया है उसमें 39 से हम 12,000 से भी ज्यादा पहुंच गए। ये हमारी सरकारी अस्पतालों में आम जनता का विश्वास जो है अध्यक्ष महोदय, ये दिखाई पड़ रहा है, ये परिलक्षित हो रहा है। कहां 39 और कहां 12,000 से ज्यादा, ये इनको दिखाई नहीं पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। चश्मा टीन का है, ओरिजिनल चश्मा लगाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इनके 15 साल के शासन काल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। वो 6 के 6 मेडिकल कॉलेज ही रह गए। अब बढ़कर 15 हो गया सरकारी मेडिकल कॉलेज, 21 निर्माणाधीन है और 21 के अलावा 7 और स्वीकृत किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की गाथा अध्यक्ष महोदय हो रही। एक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बिहार में नहीं था अध्यक्ष महोदय। आज 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक गया में, एक मोतिहारी में, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, निफ्ट है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में है, IIM बोधगया में, IIT भागलपुर की स्थापना भी हुई है। जहां एक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, देश आजादी के बाद इन्हीं के गठबंधन ने ज्यादा से ज्यादा राज किया, लेकिन बिहार में एक भी जो है राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं दिया। आज मैंने उदाहरण के रूप में 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान गिनाए हैं, तब भी इनको लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने में लगी है। मैं तो मिथिला से आता हूं अध्यक्ष महोदय। जानकी मैया, जनक जननी जानकी मैया के धर्म के कर्मस्थली, जहां उनकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में है,
मैं मिथिला के मुख्यालय दरभंगा से ही मुझे वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माता सीता मिथिला की ही नहीं, बिहार की नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे भारत के लिए जगत जननी माता जानकी गौरवशाली है। उनके प्रकाट स्थली पर पुनौरा धाम में जहां माता जानकी के प्रकटीकरण हुआ था, वहां हमारी सरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर के तर्ज पर माता जानकी का भव्य मंदिर और कॉरिडोर का निर्माण करा रही है। उसके लिए 1000 करोड़ के आसपास राशि स्वीकृत की है। इनको बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, एवं बोलिए जनक जाननी मैया सीता की जय। अध्यक्ष महोदय, यह सीतामढ़ी वैश्विक पर्यटन पर उभर कर सामने आएगा और वहां आर्थिक समृद्धि भी आएगी, रोजगार तथा पर्यटन को भी अध्यक्ष महोदय बढ़ावा मिलेगा। आज अहिल्या स्थान का भी विकास हो रहा है। कुशेश्वर स्थान जो बाबा बैजनाथ के बाद दूसरा बाबा का स्थान है, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे प्रगति यात्रा में, वहां भी काम में हाथ लग गया। 50 करोड़ रुपया वहां भी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, गया जी में अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में विष्णुपद मंदिर और बोध गया का भी आज विकास तेजी से हो रहा है। मैं बोध गया था अध्यक्ष महोदय जब राजस्व मंत्री था, तो फल्गु नदी में पूरे देश के लोग जब आते थे पितर पक्ष में, तो फल्गु नदी से बूंद 2 बूंद पानी नहीं निकलता था। आज 2 से 3 फीट पानी है। पूरा गया जी में गंगा का जल जो है आज घर घर जा रहा है। ये हमारी सरकार का आज देन है और पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए आते हैं। क्या वहाँ कॉरिडोर बना है अध्यक्ष महोदय? जाके इन लोग को देखना चाहिए। जो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एक बार जरूर जाके अध्यक्ष महोदय आज देखें। एक समय था अध्यक्ष महोदय जब लोग शाम में 7 बजे खाना खाकर सो जाते थे, और अगर ज्यादा जागेंगे, इसलिए सो जाते थे 7 बजे कि जागेंगे तो उनको जो है दिया जलाना पड़ेगा और इसके कारण केरोसिन तेल ज्यादा लगेगा। अब वह समय खत्म हो चुका है। अब घर घर बिजली पहुंच चुकी है। 100% घरों में आज बिजली पहुंच चुकी है। गांव का स्वरूप बदल रहा है। गांव बिजली की आपूर्ति की वजह से सुविधा युक्त हो गए हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है तिगुनी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ये भी हमारे विकास की जो रूपरेखा है वो दिखाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी इन लोग को नहीं पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, बिजली तो देते नहीं थे और राशि दुगुना तिगुना आता था बिजली बिल। और हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय 125 यूनिट बिजली प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को फ्री भी कर दी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आंकड़ा देख रहा था 3-4 दिन पहले, पूरे बिहार में एवरेज 40% लोगों को 1 रुपया भी बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह हमारी सरकार की देन है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जो भी चाहेंगे शांति बनाए उन सबके घरों में सोलर पैनल लगेगा। और वो भी भारत सरकार ने 50% सब्सिडी भारत सरकार उस पर दे रही थी। हमारी सरकार ने 50% को 100% कर दिया। घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। और अध्यक्ष महोदय, बिजली बचाओ पैसा पाओ। सोलर पैनल में अगर 125 यूनिट से बेसी बिजली अगर उत्पादन होगा तो वो जो है उनके खाते में वो बिजली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार चौमुखी विकास की ओर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पटना गया में पहले से ही हवाई सेवा चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के दूरदर्शी सोच के तहत अध्यक्ष महोदय अब दरभंगा और पूर्णिया से भी विमान उड़ रहे हैं। देश के कोने कोने में, चाहे बेंगलोर जाना हो, मुंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, हैदराबाद जाना हो, 2 से 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और दरभंगा में तो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी जो है वो होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ये आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार को बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1400 करोड़ से बड़ा टर्मिनल दरभंगा में बन रहा है।
आज मिथिला कहां से कहां पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार का कहना है कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो मिथिला का चौमुखी विकास आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार की प्रतिबद्धता भी है किसान को आगे बढ़ाना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला के मखाना को विश्व का मखाना अध्यक्ष महोदय बना दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी देशों में जाते हैं तो मखाना साथ में लेके जाते हैं, और साथ में ही लेके नहीं जाते अध्यक्ष महोदय, भेंट मखाना करते हैं। जो हमारा मिथिला का मखाना सुपर फूड विश्व का मखाना हो गया, किसानों की आय बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना था। उन्होंने चर्चा की अध्यक्ष महोदय, किसानों की चर्चा की, और किसानों की चर्चा के साथ साथ मिथिला के मखाना के किसानों की विशेष करके चर्चा की कि पहले क्या रेट मिलता था मखाना का किसानों को, अभी क्या दर मिल रहा है, पहले से कितना उत्पादन बढ़ रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति और मिथिला के प्रति सोच जो है दर्शाती है कि मिलने गया वो चर्चा कर रहे हैं किसानों की अध्यक्ष महोदय। लेकिन देखिए, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मिथिला और बिहार का क्यों विकास हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ लोग यह देखिए सवाल उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सवाल उठाना लोकतंत्र में, फिर बोल रहे हैं सौरभ जी, बीमारी बैठे मत बोलिए, माननीय सदस्य आग्रह मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सवाल उठाना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, उठाना भी चाहिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब सुनने का साहस भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब बिहार पिछड़ा हुआ था तब चुप्पी थी, जब बिहार पिछड़ा हुआ था तब चुप्पी थी। अब बिहार आगे बढ़ रहा है तो बेचैनी है। असल समस्या यह नहीं है कि काम नहीं हो रहा, असल समस्या यह है कि काम दिख रहा है अध्यक्ष महोदय, यह इनकी बेचैनी है अध्यक्ष महोदय। आज कहां से कहां अध्यक्ष महोदय बिहार पहुंच गया। आज कहीं जाइए, यहां में सिमरिया धाम जाइए अध्यक्ष महोदय, क्या गंगा नदी के किनारे आज वहां बना है, क्या वहां जो पुल बना है अध्यक्ष महोदय 1.5 घंटा में बेगूसराय पहुंच जाते थे। या बैठे हुए हैं वहां के माननीय विधायक 1.5 घंटा में पहुंच रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है ये पुराना ही बेगूसराय का रोड खोज रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, बोलने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन और लोगों को भी बोलना है अध्यक्ष महोदय। मैं केवल अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण यह स्पष्ट करता है कि यह सरकार न्याय के साथ विकास के मार्ग पर अडिग है। समाज का कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई व्यक्ति पीछे ना छूटे, यही हमारी सरकार का संकल्प है। यह सरकार वादों की नहीं, काम की राजनीति करती है। परिणाम बोलते हैं और परिणाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है अध्यक्ष महोदय, यह दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अंत में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि बिहार के जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार को जनादेश दिया है, उस विश्वास का सम्मान करते हुए हम सभी महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का समर्थन करें, ताकि बिहार विकास, सम्मान और समावेश के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। बस 2 लाइन और कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जानकी के संस्कार, मतलब मैया सीता के संस्कार, गंगा की धार, ज्ञान की पावन धरा, नालंदा का सम्मान, विद्यापति की बोली, महापुरुषों का धाम, ज्ञान और वीर गाथा गूंज रहा बिहार, ज्ञान और गाथा गूंज रहा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे समय दिया अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री भगवान कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री संजय सरांगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं।
अध्यक्ष महोदय, फिरंगी साहब ने बहुत चीज़ों पर अपनी बात रख दी है और उसको फिर दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल जी के राज्यपाल साहब के द्वारा जो संबोधित की गई है उनका मैं आभारी हूं और धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन करता हूं। प्रस्ताव के अनुमोदन की जिम्मेदारी मुझे एनडीए सरकार के मुखिया एवं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाली है उनका सभी धर्मों का, सभी वर्गों का मान सम्मान करने की, फिक्र करने का और ख़ास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास की चिंता सबसे ज़्यादा रही है। और उसी के संदर्भ में उन्होंने, हमारे नेता ने अपनी सुख सुविधा को त्याग करके दोहन करने वाले संपत्ति अर्जित करने के माध्यम न मान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के उत्थान की दिशा में कारगर कदम उठाया और सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं पर, उनके विकास की तरक्की में, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत बढ़िया से जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया। मैं आपके माध्यम से सदन के लोगों को, सदन के सदस्यों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सदन में बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी हैं, सबको बोलना है। अब सब बात तो सब लोग अपना बात रखेंगे, लेकिन 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी हजूर, वो बहुत ही खराब थी। 2005 में पहला बार हम लोग, अरे भाई एमएलए बन, 2005 में हम लोग एमएलए बन करके आए। में बीच में टोका-टोकी न करें। एमएलए बन करके आए थे। हमारे यहाँ काजमी साहब उस वक्त तत्कालिक एसपी साहब, माननीय सदस्य आग्रह है तो हमने उनसे आग्रह किया कि लड़कियों का परीक्षा हो रहा है, 90 की बात मैं बोल रहा हूँ, 2000 की बात छोड़ लीजिए। मैंने कहा काजमी साहब से हमारे यहाँ लड़कियों का सेंटर है जगदीशपुर में। अरे सुनिए प्लीज। तो हमने हजूर उदाहरण दे रहे सर, माननीय सदस्य हमने बनाए रखिए, से कहा बीच में टोका टोकी मत कीजिए। बोलिए भगवान जी। ये लोग हाला ही करने की आदि है। आप बोलिए। एक तो बहुत लोग सदन में रहते नहीं है, हम तो इन्हीं की बात बोल रहे हैं। 2005 की बात छोड़िए, 90 की मैं बात बोल रहा हूँ। किस तरह से, अरे किस तरह से तरक्की किया। आप भी 90 में आए होंगे, हम लोग भी 90 में जीत करके आए थे सर। तो 90 में जब हम लोग जीत करके आए थे, तत्कालिक एसपी साहब हमारे यहाँ काजमी साहब थे, तो हम लोग गए कि भाई लड़कियों का सेंटर पड़ा है, उस सेंटर पर महिला पुलिस लगा दीजिए ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। काजमी साहब का उस समय का सर बयान था कि महिला पुलिस हमारा जिला में एको नहीं है, एको नहीं, एक भी नहीं थी 90 में। आपकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो हुआ कि विधि व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। उस वक्त से आज की तारीख में महिलाओं का जो पुलिस में बहाली हुई, नौकरियों में महिलाओं का जो आरक्षण हुआ, उसकी प्रगति की चर्चा कई साथियों ने कर दिया, हमारे सुरंगी साहब ने किया है। और आज महिलाओं सिपाहियों की संख्या इतनी बढ़ी है कि हम समझते हैं कि उसकी जिक्र नहीं किया जा सकता।
ठीक है, उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रथम स्थान है बिहार में महिलाओं का। ये सिर्फ देन एनडीए सरकार और खासतौर से नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने उस दिशा में काम किया है बच्चियों को पढ़ने के लिए। आप हजूर उस वक्त भी हम लोगों ने एमएलए थे तब लोग देखते थे कहीं कोई हाई स्कूल में मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या पढ़ाई में बहुत कम था। लेकिन जब से पोशाक योजना चला, छात्रवृत्ति योजना चला, शिक्षकों की बहाली, साइकिल योजना चला, तब हम समझते हैं कि हजारों हजार लड़कियां पढ़ने की दिशा में कारगर कदम उठाई है। और उसी से पढ़ाई पढ़ेगा तब ना आदमी की तरक्की होगा। तो उस समय में हम लोग देखते थे पोशाक का मामला, बालिका शिक्षा के मामले में, बेटियों की शिक्षा के मामले में बहुत हद तक प्रगति किया बिहार ने। और आज उसका नतीजा है कि शिक्षकों की बहाली में, पुलिस की बहाली में, क्लर्क में, मेडिकल में, दरोगा में 35% महिलाओं का आरक्षण देने से संख्या बढ़ा है। एक बहुत बड़ी सम्मान बढ़ा है सर हजूर। और फिर पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया महिलाओं का, उसका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला हजूर। इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार ने 2006 में कई मामले में आधी आबादी के लिए बहुत सारे कानून बना, आरक्षण सहित अन्य भी कानून बने हैं। और 1,40,00,000 दीदियों का जो समूह के गठन के बाद जीविका दीदी का कार्य दिया गया है। अभी लोग का प्रचार करते थे हजूर, हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तो हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बयान आया था हमारे इलाका में कि अब की सरकार हमारी बन रही है तो हम 30,000 रुपया देंगे। नीतीश कुमार तो 10,000 दे रहे हैं। इतना लोगों ने प्रचार गलत किया। हम लोग जाते थे, लोग बोलते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोग प्रचार किए थे कि चुनाव में मेरी सरकार बन रही है। और तेजस्वी जी का तो बयान आ गया, शांति बनाए रखे। तेजस्वी जी का बयान आ गया था कि हम 18 तारीख को शांति बनाए रख, सुनिए, ओथ लेने वाले सबको मौका मिलेगा। सभी दलों को आपको बताना चाहेंगे हाँ, ये लोग नकली फार्म भरवा करके लोगों को डिस्टर्ब करते थे, प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। और जब सरकार हम लोग को बन गई, ये लोग तो आपस में गठबंधन लड़ता था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से बनेगा, आरजेडी से बनेगा, माले से बनेगा, किनसे बनेगा। ये लोग आपस में तालेमेल कर नहीं बैठ रहा था। सरकार बनने के बाद जो विपक्ष में लोग था हजूर, जो लोग विपक्ष में थे, इन लोग का यही काम था, कोई मतलब जनता से लेना देना नहीं था। और मेरा नेता माननीय नीतीश कुमार चुनाव बीते, चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा पर निकल गए जानने के लिए कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारे नेता दुख तकलीफ समझते हैं, जानते हैं और उसी के अनुसार नीति निर्धारण करते हैं। कई जगह पर उन्होंने घोषणा किया था चुनाव में, उसका भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सर हमारे यहाँ चुनाव में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर लंबा समय से जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनाने की चर्चा लंबे समय से चलती थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण हो गया, उसी तरह से एक बहुत बड़ा 1857 विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर लंबा समय से पर्यटन स्थल बनेगा, इसका तरक्की किया जाएगा, विकास किया जाएगा। आज तक उसी की चर्चा नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी गए थे वहां चुनाव प्रचार में, जनता के डिमांड पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग पर्यटन स्थल क्षेत्र में विकसित करेंगे। और आज इनके घोषणा के बाद उसका प्रारूप तैयार होने लगा, पदाधिकारी लग गए, कला संस्कृति विभाग भी लग गया, पर्यटन विभाग भी लग गया, तो काम हो रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी काम के रूप में जाने जाते हैं, भाषण के रूप में नहीं जाने जाते।
और आप लोग जिसके नेतृत्व में काम करते हैं वो दूसरा उसका हिसाब है। वो हिसाब की बात करिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एगो बात समझ लीजिए, कृपया आपस में बातचीत नहीं करें। आरजेडी को भ्रष्टाचार माननीय को बोलने सदस्यों से का आग्रह नैतिक है। अधिकार नहीं है। शांति बनाए रखें। भ्रष्टाचार पर आरजेडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे आपके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार का जननी है, लूटपाट बढ़ी है और आज उसका नतीजा है कि हमको तो नहीं कहना चाहिए लेकिन माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। लालू जी माननीय स्वतंत्रता सेनानी में जल गए कृपया थे। माननीय सदस्य किस केस में जल गए थे? बैठ कर नहीं बोले। ये कौन युद्ध हुआ था, कौन लड़ाई हुआ था? मैंने कोई लड़ाई में जल गए थे। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले मत पर बोलिए उनके बारे में। हजूर भ्रष्टाचार के मामले पर इन लोग को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार पर मत बोलिए। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का हथियार नीतीश कुमार ने अपनाया है और आस्ते आस्ते जितना जनता का चोरी करने वाले लोग हैं, जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं, अब उनका जगह हजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा। इसलिए आप छटपटाने की जरूरत नहीं है। आप हल्ला मत करिए। ध्यान से जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए और जनता ने स्वीकार किया। हम लोग काम को अपनाया और सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया। वैसी स्थिति में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? अब बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। आप बाहर रहिएगा। आपके नेता कह रहे हम बाहर रहेंगे। भगवान जी, माननीय भगवान बाबू आसन को देखिए। आप ना आपके आसन को देखिए। माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे। पब्लिक पूछ अरे भैया पब्लिक कह रहे थे कि 100 दिन नहीं बोलेगा, कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। पब्लिक सवाल कर रही है। ये मेरा सवाल नहीं हजूर, ये सवाल है इन लोगों का। हम आग्रह करना चाहते हैं, हमने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, सागर में गागर है, सब चीजों पर उन्होंने कहा है और सबकी तरक्की की बात कही है उन्होंने। इसीलिए सर्वसम्मति से इसका समर्थन करना चाहिए इस भाषण का, और उस भाषण के आलोक में सब लोग अपना समर्थन दे और बिहार की तरक्की के बात सोचिए। आपका भी औलाद है पढ़ने वाला। कितना बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अब 534 ब्लॉक है और सभी ब्लॉक में बनेगा सर डिग्री कॉलेज। तो किसका बेटा पढ़ेगा? आपका बेटा नहीं पढ़ेगा। हर घर में बिजली है, नहीं पढ़ेगा जी। किसका बेटा नहीं पढ़ेगा? तो इसका समर्थन तो करिए। अरे ये लोग तो चरवाहा विद्यालय भी खोला, तो उचाला कहाँ है? एको जगह बताइएगा कि चरवाहा विद्यालय खुला। हम लोग तो लंबे समय से आप कई साथी हैं, एक जगह बता दीजिए कि चरवाहा विद्यालय खुला है। हम माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है उस घोषणा पर अमल सरकार करती है। नीतीश कुमार जी स्वयं अमल करते हैं। इसीलिए विकास के मामले पर जो विकास के मामले क्या करें? बैठ जाइए। और पहले ये एक क्रांतिकारी पार्टी भाकपा माले के सदस्य हुआ करते थे और उसी रूप में इस सदन में आए थे। बोलिए। और मैं कहता हूं कि इनकी एक क्रांतिकारी भाषा आज किस तरह से दक्षिणपंथी सोच की भाषा बदल गई। भगवान बाबू बोलिए। वो बहुत निंदनीय है महोदय। उसी माननीय लालू प्रसाद जी जो इस सदन में नहीं है, उनका उन्होंने इनको पार्लियामेंट में सदस्य लोग आपकी बात हो गई। दक्षिणपंथी कहा गया। भगवान बाबू हम जो बोल रहे भगवान बाबू आसन को देखिए आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम जो बोल रहे हैं
भले वो समर्थन करे या ना करे, लेकिन भीतर से सब समर्थन है। माले के साथी भी बाहर जो कुछ बोल ले, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। जनसंहार का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? जनसंहार का इसी सदन में यहां से टांग करके फेंका जा रहा था माननीय सदस्य को, और सबसे ज्यादा माले के साथी थे। कहते थे कि लालू के राज में जनसंहार हुआ, एक से एक लोगों को जनसंहार हुआ, 100 से ज्यादा लोग गिनाते थे। आप कैसे चले गए? उन्हें कौन टैबलेट मिल गया? कौन टैबलेट मिल गया आपको? इसलिए इस सदन में जितने मेंबर हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग सरकार के अंग माने जाते हैं लोकतंत्र में। इसलिए जो बात सही है उसका समर्थन करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए। सरकार तो सब सुनने के लिए तैयार है। 2-2, 3-3 माननीय मंत्री, 4-4 मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी थे। और जितना आप बोलने जा रहे हैं उनसे पहले सब काम हो रहा है। आपको बोलने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घूम घूम करके पूरे बिहार में, आपका जानते हैं कि जाते हैं यात्रा में तब पूरी खाने थोड़े जाते हैं आप लोगों जैसा, दूध पीने थोड़े जाते हैं। ये बिना दूध पीले घूमते हैं, एक रोटी खा करके घूमते हैं। आज कौन जनता को रोटी नहीं मिल रहा है, कौन लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या को तहकीकात करने के लिए जाते हैं और उसी के आधार पर बजट का निर्माण होता है, काम होता है। ये दिमाग में बात कहाँ से आई? महिलाओं को 10,000 रुपया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सनमारी हो रही है। इसमें क्या सनमारी? 10,000 रुपया, 2 लाख रुपया रोजगार तक। एक सिर्फ जनता दल यूनाइटेड भाजपा के लोगों को पैसा मिला है? अरे सबसे ज्यादा आप ही लोग को मिला है। जाइए गांव में जो हजूर के लोग जाए, ये लोग को जनता खोज रही है। बता देते हैं सबसे ज्यादा जिस जाति की आबादी है हजूर, उसी जाति का सीएम है। ये आरजेडी के लोग बोल रहे हैं इनका ढेर सीएम लोग है और ढेर पैसा लोग लिया है जीविका दीदी से। तो वो लोग पूछता है ये अब क्या बोले तरह नीतीश कुमार तो दे दिले, नब का कर बता रहा। पब्लिक बोल रही है सर, हजूर पब्लिक बोल रही है कि लोग गद्दारी करते हैं, नीतीश कुमार सबके लिए है और सब काम कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं तो पब्लिक पूछती है कि भाई अब काहे बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जो ने कहा वो किया, ये लोग जो कहा वो किया। आज ले ये उदाहरण लोग देते हैं, साथ ही कई लोगों ने उठाया है कि भाई चरवाहा विद्यालय, तो हम तो ये जानना चाहते थे को बिहार में बताइएगा। 38 जिला है, 38 जिला है, एक भी बताइए, एक भी बता दीजिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय खुलेगा। खुला है, 8,500 विद्यालय खुला है। अरे विद्यालय में ततना अनुमति लेके बोलिए प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जो सच्चाई है बिना अनुमति के मत बोलिए। सच्चाई है वही बोलिए ना। तो आप जो है ना 72 से आ गए हैं कितना पर? 25 पर। अब की बार यदि नीतीश कुमार का डंडा चला तो आप सदन से आउट हो जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बढ़िया से रहिए, सही बात जनता में बोलिएगा तो जनता आपका समर्थन करेगी। हम लोग भी सही बात बोलते हैं। सरकार में भी कोई गलती बात होती है तो हम लोग माफी मांग लेते हैं, लेकिन आप लोग भाई माफी नहीं मांगते हैं। इसलिए माफी नहीं मांगते हैं कि आप लोग आहदित नहीं है। माफी मांगने का संस्कार और संस्कृति नहीं है। हम कहीं संस्कृति को बहाल करिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। इसलिए मैं सब एक तरफ से और सत्ता पक्ष विपक्ष तरफ से हजूर आपसे आग्रह करता हूं, इन लोग को भी मनाइए। ये सदन है, सत्य बोलने का सदन है, झूठा परोसने का सदन नहीं है। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं सर कि हजूर इन लोग को भी मनाइए, सलाह दीजिए कि जो बात बोलिए आप सही बोलिए। राहुल जी बैठ के मत बोलिए, बैठ के मत बोलिए,
बिना आश्चर्य की अनुमति के मत बोलिए, आग्रह कौन आपसे। बात की निर्माण है? अरे हम जो बात बोल रहे हैं, अरे आप भी तो हम ही लोग के साथ में थे। भगवान बाबू आसन को देखिए आप भी तो हम ही लोग के भगवान साथ। बाबू अरे आपके लिए सरकार काम करेगी। राहुल जी, माननीय सदस्य राहुल जी, आपका इलाका में क्या हो रहा था? राहुल जी, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, सबसे ज्यादा जनसंहार वहां होता था। आज एक को जनसंहार हो रहा है, कहीं कहाँ रेप हो रहा है? अरे भैया राहुल जी, राहुल जी, पहले तो रेप राहुल जी, होता था, बिना आसन की अनुमति के मत बोलिए। FIR नहीं होता था। आप बताइए, भगवान बाबू कई जगहों पर रेप होता था। अब देखिए आसन को। हजूर, तो FIR इनके राज में नहीं होता था। थानेदार कहते थे कि कागज नहीं है, लोग बोलते थे कागज नहीं है। अरे आपके राज में भी हम लोग MLA रहे हैं, MLA के बाद कोई सुनता नहीं था। थाना में लोग जाते थे तो बोलते थे कागज नहीं है। अरे यहाँ तो एक जस्ता लो रहता, अरे पैसा के लिए। भगवान बाबू आप भगवान जी, बोलिए। आप आसन को देखिए। जी हजूर, सब बात ठीक है, हम अब समाप्त करेंगे, लेकिन इन लोग को सलाह कर दीजिए कि कम से कम झूठ लोग न परोसे, सही बात बोलिए। आपको बताते हैं, आपके हुकूमत में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। अब सब मत बात कहिए, कृपया बैठ जाएं। सब खुलवाइएगा तो लंगा हो जाइएगा। आपका भाषण समाप्त। कलेक्टर का बीबी, ये हमारा राज में नहीं हो रहा है। माननीय सर भगवान बाबू, नीतीश कुमार के राज में 24 घंटा पर कार्रवाई हो रही है, माननीय सदस्य भगवान बाबू, सब काम। अरे आप जो भगवान बाबू इसलिए आप आसन को देखें। हजूर ही लोग बोले, हम आसने की तरफ देख रहे हैं, ये लोग सब गाड़ल भूत उखाड़ रहे हैं। तो गाड़ल भूत उखाड़ रहे हैं तो नंगा यही लोग न हो जाएंगे, हम लोग थोड़े नंगा होने वाले हैं। हमारे राज में सब कार्रवाई होती है, इसलिए हम तो मोहल्ले के भी साथी लोग से कहेंगे कि आप भी अपना बात बोलिएगा और सिरे से बात बोलिएगा, न तो फिर हाँ, न तो फिर कहानी शुरू हो जाएगा। पहले वाला तो बड़ा दिक्कत था। इसलिए हजूर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यही करके अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल से संशोधन प्राप्त हुए हैं, जो नियमानुकूल है। सदन की राय से इनके संशोधन पढ़ा हुआ माना जाता है। माननीय सदस्यगण, नेता विरोधी दल 5 फरवरी को बोलेंगे। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह। समय आपका 6 मिनट। माननीय महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में सरावगी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए और विकास की बहुत सी बातें की गई। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ और सदन से भी जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के विषय में उनका क्या कहना है। अभी माननीय महोदय, माननीय महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। माननीय महोदय सुनिए अपने। माननीय महोदय, जब अभी भी नामांतरण के लिए कम से कम 20,000 रुपये लिए जाते हैं, तभी नामांतरण होता है। परिमार्जन के लिए रुपये लिए जाते हैं, यह परिमार्जन के लिए रुपये लिए जाते हैं। मैं और कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास के लिए योजना के लिए 10,000 से कम रुपये नहीं लिए जाते हैं, जब तक नहीं दिया जाएगा उसका नाम अंकित नहीं होगा। यह स्थिति है और इस भ्रष्टाचार में किसी तरह सुशासन की बात कही जा सकती है। महोदय,
शिक्षा के विषय में कहा जा रहा है कि बहुत शिक्षक की बहाली हुई, लेकिन शिक्षक का जो स्थानांतरण हुआ, अब स्थानांतरण के बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि शिक्षक लोग सब जो यूपी वगैरह के थे सबको बॉर्डर में पदस्थापित कर दिया गया, बॉर्डर में पदस्थापित कर दिया गया, लेकिन यहाँ स्कूल खाली हो गया। अब एक स्कूल में 3 शिक्षक 2 ही शिक्षक रह गए हैं, तो कम से कम उसको इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जहाँ कम शिक्षक हैं दूसरे जगह से भेजा जाए, नहीं तो जो पहले की स्थिति थी वही स्थिति आ गई है। इसलिए शिक्षा के विषय में तो मैं ये कहना चाहता हूँ। जो हेल्थ के विषय में कहा गया कि बहुत से रोगी आते हैं इलाज कराने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज कराने के लिए क्या आएंगे, वहाँ तो दवाई ही नहीं मिलती है, इलाज क्या कराएंगे? डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, इलाज क्या कराएंगे? डॉक्टर की इतनी कमी है कि अनुमंडलीय अस्पताल मनिहारी में 22 डॉक्टर की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ 4 डॉक्टर हैं। अब 4 बिना अनुमति के मत बोलिए, बैठिए। 4 डॉक्टर से कैसे वहाँ की सेवा चल सकती है? बैठ कर मत बोलिए। इसलिए कम से कम जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जहाँ प्राथमिक उपचार के केंद्र है वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, जहाँ लेडी डॉक्टर होनी चाहिए लेडी डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह स्वास्थ्य के विषय में भी यही स्थिति हो गई है। दूसरी स्थिति है जो नल जल योजना की बात है। नल जल योजना तो कहा गया कि भाई सब जगह नल जल पहुंचा दिया गया, लेकिन जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, और जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। जो खड़ा कर दिया, सब खड़ा कर दिया गया, कोई वहाँ चल होता ही नहीं, कहीं नहीं होता है। माननीय महोदय, बिजली के संबंध में यह बात कही जा रही है कि घर घर बिजली पैदा कर पहुँचा दी गई है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि तार ही नहीं गया, और जहाँ तार गया तो वहाँ पोल नहीं गया है, पोल है ही नहीं। बांस के खंभे पर लोग तार लटका के कर रहे हैं, तो इस स्थिति उसमें। और दूसरी बात है, और मैं अभी की बात बोल रहा हूँ, और महोदय, बिजली बिल जो है जो बेचारा 125 जो यूनिट की दिया गया कि फ्री कर दिया गया है, इनको इतना बिल आता है कि हालत ख़राब हो गई उनकी। 25-30 हज़ार बिल आता है एक गरीब का, जो 2 बल्ब जलाता है, जो 2 बल्ब जलाता है उसको 25,000-30,000 रुपया बिजली का बिल आता है। अब बिजली के बिल के लिए लोग दौड़ा फिरता है, हम लोगों से करता है, तो हम लोग कहते हैं तो कम से कम इसको देखिए, संशोधन कीजिए। इस तरह बिल कहाँ से देगा? 25,000-30,000 बिल कहाँ से देगा? तो उसको संशोधन करते हैं लोग, उसका करते हैं। यह स्थिति बिजली की भी यही स्थिति है। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप एग्जाम्पल है तो दे दीजिए। क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? एग्जाम्पल मनोहर बाबू, एग्जाम्पल दे दूंगा। मनोहर बाबू, एग्जाम्पल दोगा कि आप समझ नहीं सकेगा। मनोहर बाबू, जितना एग्जाम्पल दोगा कि आप समझ में नहीं। मनोहर जी, जो हमारी जानकारी है कि सरकार शिविर भी लगा रही है, और मैं शिविर पर स्वयं गया था, मतलब कि जहाँ त्रुटि होता है ना बिल में जा करके, तो हर जिले में ऊर्जा विभाग के द्वारा शिविर लगा करके आवेदकों की सुनवाई की जाती है करके। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है, ठीक बात है, ऐसी बात है, मैं समर्थन करता हूँ उसका, लेकिन मैं नहीं, ठीक है, शिविर में हम लोग तो नहीं, शिविर नहीं देखते हैं कहीं। हम लोग जब हम लोग के यहाँ जनता आती है तो हम जनता को हम लोग भेजते हैं, या जूनियर इंजीनियर के पास भेजते हैं, या एक्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं, या एसडीओ के पास भेजते हैं। तो देखिए इतना गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी को कहाँ से उसको इतना बिल देगा? तो लोग अब कैसे सुधार करके लोग उसको थोड़ा सा राहत देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बात होती है। इसलिए जो बात कही जा रही है वह, अब जैसे मैं कहता हूँ, जो कटाव है, कटाव की इतनी समस्या है कि गांव का गांव कट गया। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, विधानसभा में वक्त में यहाँ पर जो धुरियाई पंचायत में हुआ था, सदन में दिया गया कि नहीं, उसको हम लोग कटाव रोक देंगे। मैंने फिर जब कटाव शुरू हुआ तो मैंने फिर कहा कि भाई कटाव हो गया है, इसको चालू कीजिए, नहीं तो फिर कट जाएगा। अभी 100 घर कट गया,
और वो गांव पूरा गांव कटने की स्थिति में है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अभी भी कहा जाता है, कहते 15 करोड़ की योजना भेजी गई है, स्वीकृति मिलेगी तब उस पर काम होगा। माननीय सदस्य, मात्र आपके पास 1 मिनट का वक्त है। ठीक है। चनपटिया विधानसभा में कमारबाग थाना लखोदर पंचायत में धनबिल लड़की कि कल शाम से 11 मानव तस्करी की बात कही गई है चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत। महोदय, यह सही है कि सरकार के द्वारा जो काम होता है हम लोग उसकी प्रशंसा हम लोग करेंगे, लेकिन जो काम जनता के लिए होना चाहिए वो काम नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी आलोचना करेंगे और निश्चित रूप से उनकी जो त्रुटि है उसको बताएंगे। महोदय, कुछ इस तरह की त्रुटियां हैं। अब जैसे विस्थापित लोग 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन उनको एक भी किसी को मकान नहीं दिया जा रहा है कि न किसी को ज़मीन दी जा रही है। अब बेचारे विस्थापित कहाँ जाए? बांध पर बैठे हुए हैं 20-20, 25 वर्ष से। इस पर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। इसलिए मैं जो प्रस्ताव दिया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो जन समस्या है उस जन समस्या को दूर करने का प्रयास करें और सिर्फ कागजी कलम चलाने से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है स्थानीय स्तर पर जो काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास में 9 मिनट का वक्त है। सबसे पहले मैं आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज मुझको उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, इस सदन में काफ़ी देर से इस विषय पर चर्चा हो रही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बात रखने की बात है, तो मैं इसके समर्थन में आज खड़ा हूं। सबसे पहले इस अभिभाषण में स्पष्ट है कि किस प्रकार से 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को दे करके उसको रोजगार सृजित करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। महोदय, ये सोच आप लोगों को आ भी नहीं सकता है। आप लोग उसको महीना आप लोग उसको 2000 का फार्म भरवा रहे थे, बोलेंगी घूस देने के लिए 2000 का फार्म भरवा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने ये सोची कि हम इसको स्वावलंबी बनाएं और इसको रोजगार दें, और इसलिए उसने उसको 10,000 रुपया इनिशियल पैसा दिया और आगे की ओर फिर उसको 2 लाख रुपया जो रोजगार करेगा उसको देने के लिए कमर कसी हुई है। आपका अभी ही पसीना छूट रहा है जब 2 लाख रुपया उन महिलाओं को मिलेगा और वो जब बिहार के विकास में भागीदार बनेगी तब आपको समझ में आएगा कि बिहार कहाँ जा रहा है। इसको आप लोगों के समझ से ये बाहर का विषय है श्रीमान महोदय। तो मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं इस योजना की। बैठे नहीं बोले कि प्रदेश के आधी आबादी को जिस प्रकार से सरकार ने इसमें जोड़ने का काम किया वो काफी ही सराहनीय काम है और देश और प्रदेश के विकास के लिए दूसरी जो बिजली जो प्रदेश के विकास के लिए होता है उसको हर घर बिजली पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया और वही काम बात नहीं रुकी है श्रीमान। अब हम लोगों से ये पैरवी करता है कि हमारे खेतों में जो बिजली है उसके वोल्टेज को ठीक करवा दीजिए, जो मोटर ठीक से चले। घर की बिजली की बात अब समाप्त हो गई, अब खेतों की बिजली की बात चल रही है कि इस खेत में बिजली भिजवा दिया जाए, उस खेत में बिजली भिजवा दिया जाए। ये जो सरकार है, पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत अंतर है। सरकार जो अब बोलती है उसको करती है। सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि बहुत से वादा महाविद्यालय ये किया वो किया। सरकार बोलती नहीं है,
जो सरकार बोलती है उसको धरती पर लागू करके बताने का काम करती है महोदय। हम किसानों के आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान की आमदनी दुगनी होगी। उसका सबसे ज्यादा खर्च पटवन में आता था और उस पर हम लोगों ने विचार किया कि उसको जब हम बिजली दे देंगे तो उसके पटवन का खर्च शून्य हो जाएगा और तब जाकर के उसकी आमदनी दुगनी होगी श्रीमान। इसलिए इस विषय को समझने की आवश्यकता है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और 7 निश्चय 3, इसको पूरी समझने की आवश्यकता है। 7 निश्चय 3 देखा जाए, इसमें साफ साफ है रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान, सब ईज ऑफ लिविंग, ये 7 चीज है। इस सोच की सराहना इस यहाँ से की जानी चाहिए। जो इस सोच के तहत रोजगार और आय को दुगना करना, रोजगार और आय कैसे दुगना होगा, उसका यही है कि जब हमारे घर की महिलाएं भी जब उसमें सहयोगी बनेंगी तो आय दुगना होगा, और उसी का यह स्वरूप है महोदय। और उसके बाद से आप देखिए उद्योग आप तो चाह रही हैं जब महिलाओं को घर में बंद करके हम लोग रखें। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब महिलाएं इस सरकार में कदम से कदम मिला करके साथ चलती है और इस देश और राज्य के विकास में हाथ बटाती है। ये महिलाओं का अब स्थिति है महोदय। अब दूसरी बात आ रहा है कि आज आप जब आप जाइएगा गांव देहात में तो आपको पहले क्या स्थिति थी। जब अगर रास्ते में याद होगा कि भूल जाता था, गाड़ी अगर आपका कुआं में कहीं पड़ गया, रात में भूल गया, तो कहीं एगो डिबरी लौकता था और उस डिबरी को देख करके आदमी वहां जाता था, पूछता था कि फलना गांव के रास्ता हम भुला गइल बानी, केने जाइए। अभी क्या स्थिति है, गांव में बत्ती तो छोड़ दीजिए, हर गांव में अब एसी लग रहा है, एसी लगाने का काम चल रहा है। इसको फ्रिज, एसी, ये गांव देहात में तो गांव से पलायन रुका है और वहां रोजगार, बिजली होने के चलते वहां रोजगार सृजित हो रहा है। मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास और विशेष करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सभी को साथ लेकर के चलने वाली जो ये सरकार है, इसका ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी यही आशा था और इसी से ये मिलता जुलता विकास है कि हम उस घर में दिया चलाने चले हैं जिस झोपड़ी में कोई रोशनी करने वाला नहीं है। ये शुरू से हम लोगों का एम रहा और उसका ही नतीजा है कि आज हम इस सरकार के साथ अडिग एनडीए के रूप में खड़े हैं। हमारी पार्टी खड़ी है और इसके साथ एक कदम से कदम मिला करके बिहार के विकास के लिए काम करने का संकल्प ले रही है। अब आप आइए कि उद्योग में पहला कैबिनेट जब इस सरकार का हुआ तो पहले कैबिनेट में सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम 25 चीनी मिल को खोलेंगे। इसको समझने की आवश्यकता है। सरकार कितना संकल्पित है कि 25 चीनी मिल। अब हम इस विवाद में नहीं जाना चाहेंगे कि कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किस समय में बंद हुआ, ये दूसरा विषय है। कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किस कारणों से बंद हुआ, ये तो आप बताइएगा। लेकिन हमको इसको खोलना है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि चीनी मिलों को खोलेंगे। चीनी मिलों को हम लोग सभी चीनी मिलों को हम 25 चीनी मिल नया सृजित करेंगे और उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ है। आज हम इथेनॉल बनाने में देश के अव्वल राज्यों में आ चुके हुए हैं। इस चीज को आपको समझ में नहीं आएगा। उद्योग जो है इथेनॉल बनाने में हम देश के अव्वल राज्यों में आज हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये आपके समझ से माननीय सदस्य आप शांति बनाएं। नहीं, लौरिया खुला, HPCL
HPCL में सुगौली खुला है मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। हम संकल्प लिए हैं कि हर राज्य पर हर माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब हों। आसन की ओर बोलिए। महोदय, सरकार ने संकल्प लिया है कि हर जगह पर हम बियाडा के माध्यम से उद्योग लगाएंगे और उद्योग के लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है। मैं इस यहाँ से सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वी चंपारण में उद्योग के लिए जमीन नहीं था, लेकिन वहाँ भी 1300 एकड़ जमीन हमारे रामगढ़वा में चिन्हित कर लिया गया है। हम अभी पीछे हैं और हमारे काम करने की सरकार की क्षमता अभी आगे की ओर चल रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम उद्योग लगाने का संकल्प ले रहे हैं, हम उद्योग लगाने का संकल्प ले रहे हैं, हम उसको सड़क से जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे सरावगी जी बड़े नेता इसी विषय को कह रहे थे कि बड़ी बड़ी सड़कों को रक्सौल से और आप बैठ जाएं। मैं अपने आपका समय हो गया है। मैं आसन के प्रति अपना धन्यवाद और अपने नेता के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ कि जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रूप में हमारे नेता लेकर के चल रहे हैं, उसी के समारूपी ये सरकार चल रही है। हम कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ चलने का काम करेंगे। तौसीफ आलम जी, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। जी हुजूर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने ख्याल का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का बयान होता है। आज पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। महोदय, मैं क्योंकि 5 मिनट समय है, सब बात बोलना पड़ेगा। हमारे सीमांचल किशनगंज के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, जबकि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर अगर देखा जाए स्वास्थ्य इस पर, तो पूरे हिंदुस्तान लेवल में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट हमारे किशनगंज जिला सीमांचल में पाया जाता है। एक भी कैंसर हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, ना ही कोई कैंसर का वहाँ दवाई का मुहैया किया जाता है। और हमारे किशनगंज में खास करके देखा जाए, बाढ़ क्षेत्र है। 2017 में जब बाढ़ आया था, पूरे किशनगंज जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया था। 104 जगह जो रोड का कटिंग हुआ है, आज तक वहाँ धरातल में आज तक कटा हुआ है। और खास करके जो हमारे क्षेत्र में क्या कहते हैं, नदी कटाव है, 7 पंचायत हर साल नदी कटाव से पीड़ित हो जाता है। गांव का गांव काट के ले चले आता है। और जल संसाधन मंत्री भी जी हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हर साल वो जो नदी कटाव में बोरा से बांस से जो बांधा जाता है, ये फौरी तौर पर बनाया जाता है और बरसात में फिर दूसरा बरसात में यानी फिर से बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि बोल्डर पिचिंग का निर्माण हो, ताकि हमेशा के लिए जो बाढ़ पीड़ित का मामला समस्या आता है उसमें ना आए। और दूसरी बात और भी है जो कि उद्योग से है। हमारे किशनगंज जिला में एक भी उद्योग का नहीं खोला गया है। किशनगंज सीमांचल को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय जी बहुत सारे भाषण किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमी जो है हमारे बिहार में उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं कि नीट छात्र के साथ जो ये हुआ है, घटना हुआ है, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं। पूर्णिया में जो मर्डर हुआ दिन दहाड़े, जो क्या कहते हैं कि आज तक आसामी पकड़ा नहीं गया। इसी तरह से बहुत सारे समस्या हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषण से अपंग बच्चा पैदा होता है और नस्ल और फसल दोनों खराब हो जाता है।
भट्टा कम से कम 500 भट्टा हमारे जिला में है और नियम के तहत नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए। हमारा बहादुरगंज क्षेत्र में कम से कम 25 भट्टा है। क्या सरकार इस पर ध्यान देगा? अच्छा, दूसरा यह है कि हमारे क्षेत्र में जो है आम नहीं होता है, कटहल नहीं होता है और बच्चे जो पैदा होते हैं अपंग पैदा होते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका भी उसमें कोई प्रावधान लाए सरकार, जिससे वहाँ का जो ईटा तस्करी होता है बिहार में बनता है और बंगाल तस्करी होता है उसको रोका जाए। उसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। और रहा सवाल हमारे क्षेत्र का, खास करके जो 7 पंचायत है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, मैं गांव गिनाना चाहूँगा। पत्थरघट्टी में दिघल बैंक प्रखंड आता है। पत्थरघट्टी में एक गांव है जिसको नदी में कटाव लेके चला गया है। आज तक वो गांव का बांधने का काम नहीं हुआ है। दूसरा है मटियारी पंचायत, उसके बाद है मैजभतना पंचायत, उसके बाद है आपका खारी टोला, बोचागाड़ी, सतमेरी, लौचा, इनुस टोला। इसी तरह से पूरा चपेट में है नदी कटाव से। अब मैं चाहूँगा कि सरकार उसके लिए बोल्डर पिचिंग के लिए कोई ये ले आए ताकि मतलब हमारा गांव का ये हो जाए, बच जाए। और रहा सवाल हमारा जिला में ज़्यादातर केवाला जो होता है, मोटरसन जो होता है केवाला में उर्दू से लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि सब रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर हो ताकि जो पुराना केवाला है उसमें उर्दू में लिखा जाए। थाना में भी इसी तरह से उर्दू में अगर कोई दरखास्त जाता है तो उसमें नकार दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। हम चाहेंगे कि उर्दू ट्रांसलेटर का भी थाना में भी। सदस्य, आपके पास में मात्र 1 मिनट का वक्त है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब रहा सवाल, अब है बिहार का पूरा मसला, बहुत सारे मसले हैं जिसमें मैं बोलना चाहूँगा किसानों को उनके उत्पादन के लिए सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मक्का, हमारे किशनगंज जिला में जो मक्का खेती होता है उसके लिए वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। हम चाहेंगे कि उद्योग का वहाँ निर्माण हो ताकि मतलब वहाँ का किसानों को सही उचित मूल्य मिल सके। अस्पतालों में जो चिकित्सालय है दवाई का उपलब्ध नहीं किया जाता है। कहीं भी खास करके कुत्ता काटने वाला मरीज जाता है, सांप काटने वाला मरीज जाता है। बहादुरगंज में इस तरह का मामला आया, बहादुरगंज अस्पताल में आपका सांप काटने वाला दवाई नहीं मिला, जिसके कारण वहाँ का वो मरीज मर गया। हम चाहेंगे कि ये अस्पताल जो बहादुरगंज का है इसमें जो डॉक्टर पदस्थापित था वो जवाबदेह बनता है, जबकि नियम है कि हर अस्पताल में सांप काटने वाला और कुत्ता काटने वाला दवाई होना चाहिए। उसका जान चला गया, इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार है या उसका पदाधिकारी है? अगर उसका पदाधिकारी है तो वो जवाब वो देगा या उस पर कार्रवाई हो। आप अपना आसन ग्रहण करें। ठीक है हुजूर, मैं करता हूं। सभापति महोदय, यही कहूंगा कि बहुत सारे मसले हैं लेकिन 5 मिनट का समय था, लेकिन इतना कहूंगा जो बात हमने बोला है इस पर कुछ अमल हो तो अच्छी बात है। माननीय सदस्य अरुण बाबू, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास में 2 मिनट का वक्त है। जी। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों पर बहुत जोर दिया गया है वो है 2005 के बाद बिहार का विकास का रफ्तार बढ़ा है। एक है कानून का राज स्थापित हुआ है और तीसरा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली ये सरकार है। इसी इर्द गिर्द पूरा बात राज्यपाल के अभिभाषण में है। मैं कहना चाहता हूं कि 2005 के बाद भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में। डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में जो भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया। ये क्यों हुआ मैं बताना चाहता हूं। उस समय जो भू माफिया हैं उनके दबाव में ये सारे चीज रोक दिए गए। इच्छा शक्ति तो पता चल गया कैसा इच्छा शक्ति है।
दूसरा है कि सरकार आज़ादी के तुरंत बाद भूमिहीनों के आवास के लिए 1948 में कानून बना था, पीपी एक्ट। खुद यह सरकार बार बार कहती रही है विधानसभा के अंदर कि हम 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को बसने के लिए देंगे। इसके बाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बार बार कहा है कि सरकार जब तक बसाएगी नहीं तब तक उजाड़ेगी नहीं। लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा, उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। नए नाम का आया है, बुलडोजर से उधार दिया गया। कौन सा राज है? कौन सा कानून का पालन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई कानून का राज है। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून तो हम नहीं देख रहे हैं कोई कानून है। बिहार सरकार, हम देख रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा, बिहार सरकार अपनी हितों की भी रक्षा नहीं कर पा रही। जैसे मांग पर आधारित मनरेगा योजना था, उसके स्वरूप बदल दिए गए। मैं नाम पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वो मांग पर आधारित कानून था और बिहार के लिए ज्यादा प्रभावशाली था। उस कानून को बदल दिया गया। एक शब्द बिहार की सरकार यह बात बोलने के लिए तैयार नहीं हुई कि एक गलत है। मांग पर आधारित खत्म कर दिया गया और 40% पैसे राज्य सरकार को देना पड़ेगा। कहां देगा? बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। ये तो बिहार के लिए, झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए योजना थी, आपका समय लेकिन हो गया। सरकार इस पैसे को इस पर बोला नहीं। दूसरा था आप आसन ग्रहण करें। विश्वविद्यालय के लिए महोदय थोड़ा एक विश्वविद्यालय खोलने की बात थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर नए उद्योग कहीं लगे नहीं, न चीनी मिल खुला, न डालमिया नगर उद्योग जैसे पुंज खुले, कहाँ कोई नया उद्योग लगा। कृपया आसन ग्रहण करें। धान अधिप्राप्ति पर न किसान खुश हैं, न पैक्स अध्यक्ष के लोग तो रो रहे हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। अरुण किसी बाबू, ऑफिस में थी अटैच नहीं हो पाया। माननीय सदस्य श्री बबलू कुमार जी, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। सर्वप्रथम हम अपने नेता नीतीश कुमार जी और खगड़िया विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि हमें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन हमें बोलने का मौका मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं भविष्य की प्राथमिकताओं को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मैं इस अभिभाषण पर अपनी कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं इस गरिमामय सदन के माध्यम से राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं और यह अभिभाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का रोड मैप है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में और सहयोग से बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य संभव हो पाया है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आज बिहार विकास की तेज रफ्तार पकड़ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 के रूप में एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया है, जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विजन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पहला निश्चय 2 गुना रोजगार और 2 गुनी आय बिहार के युवाओं और गरीब के परिवारों के लिए आशा की एक किरण है। दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत हर जिले में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति के प्रदेश के समृद्धि किसानों को आय बढ़ाने की ठोस प्रतिबद्धता है। चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज तथा पटना में एजुकेशन सिटी का निर्माण भविष्य की नींव रखेगा। पांचवा निश्चय सुलभ स्वास्थ्य
सुरक्षित जीवन से स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचेगी। छठा निश्चय मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सड़क, एक्सप्रेसवे और पर्यटन विकास की नई ऊंचाई देगा। सातवां निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, सुशासन, यही इस लिविंग संकल्प का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कथनी नहीं करनी में विश्वास रखती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नए बिहार के निर्माण में संकल्प पत्र है। हम अपने नेता नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य अजय बाबू, आपके पास 1 मिनट का वक्त है गागर में सागर भरने का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार, राज्यपाल महोदय जो अपने भाषण को रखते हैं वो सरकार के द्वारा स्क्रिप्ट जो तैयार होता है उसी को रखते हैं। और संजय सरावगी जी बता रहे थे बिहार के विकास के लिए बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोग जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार के लिए अगर कल कारखाने का निर्माण किया जाता तब वास्तविक में बिहार का विकास का रास्ता खुलता, ये हम कहना चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम को गिनाए थे राज्यपाल महोदय। मुझे तो लगता है कि 5 में जब मैं सदन, ये 20 में सदन में आया था, हर बार उनके स्क्रिप्ट को, भाषण को मैं सुनता हूँ, उसी को दोहराते जाते हैं। मेरा कहना है कि जो पीएमसीएच एक बड़ा हॉस्पिटल जहाँ 5000 बेड से ज़्यादा का वहाँ बात की जा रही है और उस पर पूरी तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य का सवाल है वो पूरा हो जाएगा, उससे पूरा नहीं होगा। जरा इसको सोचिए, जब इलाके से आते हैं, प्रखंड से आते हैं, जिला से आते हैं और आईजीएमएस में एक बेड नहीं मिलता और बेड के लिए जब विधायक को फोन करता है, और विधायक को किसको फोन करना पड़ता है? सुप्रिंटेंडेंट को या हेल्थ मिनिस्टर को, उसके बाद तब जाकर के एक बेड मिलता है। क्या यही विकास हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही काम हो रहा है? हम आपसे कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी, आपको मुखातिब होकर के मैं कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड सर, एजुकेशन पर मैं बोल रहा हूँ। बिहार में शिक्षा का विकास कैसे होगा? कॉलेज के अंदर 30% सीट शिक्षकों का जो है वो खाली पड़ा हुआ है। शिक्षक जो है, कई विषय में शिक्षक नहीं है, लेकिन फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा होता है, वो पास करता है। कैसे वो पास कर रहा है? ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। लास्ट सर, कृषि के माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, 5 सेकंड सर, कृषि के बारे में बस मेरा इतना ही कहना है कि जब तक आप कृषि के क्षेत्र में अनुदान नहीं देंगे तब तक आय सुधार नहीं होगा। ये हमारा आपसे कहना है। मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत सी बातों को रखा गया, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं तमाम मुद्दों को रखा गया। हमारे ज़िले में महोदय स्वास्थ्य के मामले में हम लोगों का ज़िला कैमूर ज़िला अंतिम छोर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है महोदय। वहाँ पर प्रखंड अस्पताल और प्राथमिक अस्पतालों की तो बात छोड़िए, कैमूर सदर अस्पताल की स्थिति ये है कि वहाँ पे कोई भी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ना न्यूरो के डॉक्टर हैं, ना हार्ट के डॉक्टर हैं, ना नेफ्रो के डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे जनरल फिजिशियन के डॉक्टर हैं महोदय। वहाँ सदर अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर जो है रेफर लिखना जानते हैं महोदय। अगर उत्तर प्रदेश का बनारस बीएचयू ट्रामा सेंटर आज हमारे ज़िले और बिहार के बगल के ज़िले के लोगों का इलाज बंद कर दे तो बहुत से गरीब जो है इलाज के अभाव में महोदय मर जाएंगे। अभी वर्तमान में जो है बनारस का ट्रामा सेंटर अस्पताल जो है बिहार के आपके मरीजों का जो है आयुष्मान कार्ड पे इलाज करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार के लगभग 8 करोड़ रुपए बकाया जो है बाकी है, इसलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड पे इलाज करना बंद कर दिया है। महोदय, शिक्षा की बात हो रही है, 4 जिले शाहबाद में, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर में एकमात्र विश्वविद्यालय है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जिसके तहत महोदय अंगीभूत और संबद्ध मिलाकर 84 कॉलेज हैं। आज भी स्नातक की पढ़ाई 4 साल लगते हैं, 3 वर्षों के बदले 4 साल लगते हैं, जिससे 1 वर्ष का नुकसान छात्रों को होता है महोदय। तो महोदय, जब तक हर प्रखंड में आप अपना महाविद्यालय के साथ साथ हर जिले में अगर महोदय विश्वविद्यालय की जब तक स्थापना नहीं होगी, बैठ जाएं,
धन्यवाद महोदय। समय हम लोगों का कम है, हम लोग अपनी पार्टी से सिंगल हैं, 1 मिनट का समय मिलता है, हम लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं महोदय। हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में भी महोदय हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों का समय बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपनी सदन में बातों को रख सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, सांस आप अपना लेने और पक्ष सांस रखें। छोड़ने भर का आपके समय पास में मिला है 1 सर। मिनट का वक्त है। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को भी सुना, यहाँ के लोगों का भी अभिभाषण सुन रहा था। मैं अब बैठे बैठे सोच रहा था कि काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, सभी मिलकर ये समझ में नहीं आया मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी बिहार में खुलना चाहिए। महोदय बहुत सारे काम हुए हैं। मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूं। आपने 27 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, ये बढ़िया काम किया है सरकार ने, लेकिन पिछले 2-3 बरस से सहरसा में अभी तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो सका है महोदय। तो मैं चाहता हूं अभी तक नहीं हुआ है जी, अगर हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि खुलेगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोला हर एक जिला में, ये भी एक बढ़िया कदम है। हम लोग ट्रेन भर के जाते थे इंजीनियर बनने और पैसा देते थे, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़मीन नहीं होने की वजह से न हॉस्टल बन पा रहा है, न एमटेक का पढ़ाई हो पा रही है। आप थोड़ा सा देखें, सदन का ध्यान मैं उधर ले जाना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को ज़मीन मुहैया करा दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी जी, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बाराचट्टी की देवतुल्य जनता को आभार, हम पार्टी के संरक्षक को धन्यवाद, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा प्रस्तुत किए गए सागर गर्भिक दूरदर्शी और तथ्यात्मक अभिभाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल औपचारिक गंतव्य नहीं बल्कि बिहार के वर्तमान भविष्य और संभावनाओं का एक स्पष्ट और मजबूत रोड मैप है। इसमें राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियां भी हैं और आने वाले वर्षों के लिए विकास का ठोस खाका भी। यह अभिभाषण सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अभिभाषण में राज्यपाल अपने अभिभाषण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि आगामी 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर किए जाएंगे। यह लक्ष्य अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके अंतर्गत सरकारी नियुक्तियां, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्टार्टअप, कुटीर उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा स्वरोजगार को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यह हम सभी जानते हैं कि बिहार युवा राज्य है और जब युवा आत्मनिर्भर होंगे तभी इस राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते विशेष रूप से यह कहना चाहती हूँ कि इस अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखा गया है। राज्य में जीविका योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता देकर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण तथा पंचायती राज में शहरी निकायों में 50% आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व की मुख्य धारा में लाया गया है। यह केवल योजना नहीं है, यह समाज की सोच बदलने की ऐतिहासिक पहल है। शिक्षा, माननीय राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। विद्यालयों का आधारभूत ढांचे में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल, पोशाक, पुस्तक सहायता जैसी योजनाओं से
लाखों गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश किया है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया जा रहा है। हर जिले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल चुका है। बच्चे प्रतिस्पर्धी पढ़ाई आसानी से पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज संभव हुआ है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट राज्य की संवेदनशीलता स्वास्थ्य नीति का प्रमाण है। एवं पीएमसीएच में 5,400 बेड, IGSI को 3,000 बेड एवं अन्य अस्पतालों को 2,000 बेड बनाया जा रहा है। यह ऐतिहासिक कदम है। कृषि के क्षेत्र में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय बहुत ही काम हुआ है और काफ़ी इससे बढ़ोतरी किसानों को हुई है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिहार के बढ़ते बिहार के लिए हमारी पार्टी, हमारे लोग कड़ी मुस्तैदी के साथ माननीय श्री यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और बेहतर विकास के लिए हम उनकी मदद करेंगे। और माननीय महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह खुले हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, गया जिला में एक एमटेक की बहाली हुई है 3 साल से। गया का जो कॉलेज है उसमें एमटेक की पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको जल्दी वहाँ के टीचरों को स्थापित करने की कृपा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आज मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी की दूरदर्शिता का अटूट संकल्प से बिहार नियंत्रण विकसित बिहार की ओर तेजी से बढ़ता कदम चल रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान बिहारी फर्स्ट के संकल्प को मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दृढ़ता के साथ इस सरकार के साथ खड़ी है। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी की एक सुनिश्चित करेगी कि विकास की न्याय की गहराई की भी बढ़े। विशेष रूप से दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अत्यंत गरीब परिवारों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी LJPR की प्राथमिकता होगी। महोदय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं में वंचित वर्गों को भागीदारी में बढ़ाने के लिए पार्टी की अहम भूमिका निभाएगी। महोदय, आज जो हमारी सरकार की, जो NDA सरकार की जो योजना चल रही है, सरकार हमारी NDA सरकार जो कहती है वो करती है। आपको मैं बता दूं कि आज एक समय था कि समाज वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो 400 से आज हमारी सरकार 1100 रुपया कर दी है। सरकारी भत्तिया के साथ साथ अब निजी निवेश आधारित रोजगार की सृजन को और तेज किया जाना चाहिए। MSME लघु उद्योग
और स्टार्टअप माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने पर एलजेपीआर विशेष बल देगी। शहरी गरीबों, प्रवासियों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याण योजनाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 7 निश्चय 3 के केंद्र में केवल विकास नहीं बल्कि गरिमा, सम्मान, अवसर और सामाजिक संतुलन होना चाहिए। प्रत्येक निश्चय में वंचित वर्गों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी। यह गठबंधन केवल पिछली उपलब्धियों का साझेदार नहीं बल्कि अगले चरण के सुधारों का सह निर्माता है। आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की क्रियान्वयन और एनडीए सहयोगी दलों का सामाजिक आधार तीनों मिलकर बिहार के विकास की नई ऊंचाइयों देंगे। एलजेपीआर इस समन्वय में जमीनी स्तर तक मजबूत करेगी। कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी कुछ सेक्टरों में और तेजी लाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है। सुधार के नियंत्रण प्रक्रिया ही सुशासन की पहचान है। योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता सेतु की भूमिका निभाएगी। फीडबैक सिस्टम और मजबूत किया जाएगा। आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना था कि शासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। एलजेपीआर उसी भावना के साथ इस सरकार में सक्रिय भूमिका निभाएगी। हम इस सरकार के समर्थन में ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली साझेदार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया। आज एनडीए सरकार की नीति में उसी विचारधारा की झलक दिखाई देती है, जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा जाए। मैं अपने बोचहा विधानसभा की महान मतदाताओं के तरफ से मैं सदन को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि अभी जो सभी जगह जो काम चल रही है, हमारी सरकार काफ़ी आगे बढ़कर चल रही है। आज एक समय था कि 2005 से पहले भी आपने देखा होगा और अभी भी देखा है, महिलाओं को सम्मान देने का काम कौन किया? तो एनडीए सरकार ने किया। मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करती हूं और अध्यक्ष महोदय जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं कि आज मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोचहा, जय बिहार। माननीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिंह अपना पक्ष रखें। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आदरणीय सदस्य सम्माननीय संजय सरावगी जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने कल्याणपुर की महान जनता सहित आसन और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी सहित इस सदन के सभी बहनों और भाइयों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, चूंकि समय कम है
और मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो 2005 के बाद आई और उसके पहले की जो सरकार थी, कुछ घटनाएं मैं सिर्फ स्मरण दिलाना चाह रहा हूं इस सदन को। तब कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी कि बड़े बड़े नरसंहार तिसवारा, तिसखोरा, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिहा, अफसर जैसे नरसंहार हुआ करते थे और कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे, किसी को सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज की ये सरकार, जब से ये सरकार बनी, ऐसा कोई उदाहरण बिहार में नहीं मिलता है जब इस प्रकार की कोई घटना घटित हो। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को, 2011 का वो समय था जब नक्सली पूरे बिहार में उपद्रव मचा रहे थे। केसरिया थाना क्षेत्र के दरमाहा में पुलिस के काउंटर में 9 नक्सली मारे गए थे। बिहार सरकार को भारत सरकार ने भी उपलब्धियों के लिए पीठ थपथपाया था कि बिहार सरकार की शासन व्यवस्था अच्छी काम कर रही है। महोदय, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, पहले में और आज में कितना अंतर है। पहले हॉस्पिटल में कुत्ते और गाय घुमा करते थे, आज हजारों की संख्या में मरीज जा रहे हैं, दवाएं हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग सुनते रह गए। हम लोग कभी मन में जिज्ञासा थी कि कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बाप दादा भी एडमिशन कराएंगे, हम लोग भी ऊंची और अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम कर रही है, कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है और इस प्रकार की कई संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं बिहार में काम कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है महोदय आज कि मैं बताना चाहूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर में कानून व्यवस्था के चलते, पर्यटकों के चलते और श्रद्धालुओं के चलते दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विराट रामायण मंदिर बन रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, आपको जानकारी देना चाहूंगा इस सदन को कि पिछले 17 तारीख को, 17 जनवरी को, जब दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना, जो 33 फीट ऊंचा और 33 फीट मोटा शिवलिंग स्थापित हो रहा था, तो इस सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा सहित इस राज्य के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी, वरिष्ठ और कनीय लोग वहां मौजूद थे। और आज हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक वहां दर्शन करने आ रहे हैं, श्रद्धालु वहां पूजा अर्चना करने आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बिहार प्रगति के रास्ते पर है। और किसी को भी ये मन में भय नहीं है, किसी के मन में भी ये संशय नहीं है कि वहां किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हमारे साथ कोई घटना घटा सकता है। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी कहूंगा कि आपको भी कभी मौका मिले तो आप चलिए हमारे तरफ, हमारे पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा के कल्याणपुर ब्लॉक के कैथवलिया में, और चल के देखिए। इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन श्रद्धेय कुणाल किशोर जी ने हनुमान मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से जो स्थापना की है, वो आने वाले समय में कितना बड़ा चीज बनने वाला है। महोदय, उद्योग की बात हो रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले सदन में मैं सदस्य नहीं था कि, लेकिन उसके पहले मैं था। भारत सरकार के सहयोग से मेरे क्षेत्र में मदर डेयरी जैसा प्लांट लगा हुआ है। आज उससे 70,000 लोगों को, 70,000 परिवारों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, अच्छा उत्पाद की प्राप्ति हो रही है। और पुनः उस फैक्ट्री का एक्सटेंशन होने जा रहा है। 15 से 20 दिनों के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री उसी के साथ साथ लगने जा रही है, जिसमें सैकड़ों प्रकार का उत्पाद, वहां सैकड़ों प्रकार के उत्पाद का उत्पादन होगा और हम लोगों को एक अच्छा और एक बेहतर उत्पाद प्राप्त होगा। यही स्थिति है उद्योग के क्षेत्र का। अन्य भी हम देखते थे, जब उधर से आते हैं हम, जब मोतिहारी की तरफ से हम अपने कल्याणपुर चकिया की तरफ से चलते हैं, तो देख रहे हैं कि मोतीपुर के पास हजारों एकड़ जमीन उद्योग के लिए अधिग्रहित करके और कई कंपनियों को दिया जा रहा है। कई लोग उद्योग लगा रहे हैं। बातें बहुत सारी होती है। हमारे सदन के जो माननीय सदस्य हैं, कई बार कई प्रकार की बातें करते हैं कि बिहार में ये नहीं हो रहा है, बिहार में वो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से जानना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे राशन का योजना हो, चाहे फ्री में बिजली का योजना हो, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हो, या इस प्रकार की कोई भी योजना हो, कोई माननीय विपक्ष के सदस्य कह दें कि मैं अपने क्षेत्र में एक आदमी को भी कहा है कि ये योजना मत लीजिए, ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की योजना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एक भी सदस्य ऐसा बता दे कोई कि अपने क्षेत्र में किसी भी जनता को, किसी भी उपभोक्ता को कहा है कि आप 5 किलो राशन मत लीजिए, आप बिजली मत लीजिए, आप इस प्रकार का कोई योजना का लाभ नहीं उठाइए। महोदय, चूंकि समय कम है,
कम था, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पुनः मैं आपके प्रति, इस सदन के प्रति और पूरे बिहार के प्रति, पूरे बिहार के भाइयों बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद दिनांक 5 फरवरी 26 को भी जारी रहेगा। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 फरवरी 26 के लिए स्वीकृत बिंदुओं की संख्या 3 है। अगर सदन की सहमति हो, इस संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 5 फरवरी 2026 की 11 बजे पूर्वाह्न तक रख की जाती है। चैम्बर में जाइए, चैम्बर में जाइए, आ जाओ। 5 तारीख